हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और एज प्रॉमिस्ड हम आपके लिए लेकर आए एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक का एक कंप्लीट गाइड। तो अगर आप भी ईबीसी ट्रैक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये जानते ही होंगे अभी तक कि कंपनीज जो कि ट्रैवल एजेंसीज होती हैं वो 1 लाख रुपीज पर पर्सन चार्ज मिनिमम करती हैं। पर इस वीडियो में हम आपके साथ ये शेयर करेंगे कि कैसे यही ट्रैक जिसमें 2 लाख रुपए खर्च होते हैं हमारे, वो हम दोनों ने 55,000 में कंप्लीट किया है। हाँ, ये सुनकर आपको बिलीव जरूर नहीं होगा, बट इस वीडियो के एंड तक हम आपको एक डिटेल देंगे दिल्ली से लेकर ईबीसी और वापस दिल्ली आने तक। तो इस ट्रैक के सारे एक्सपेंसेस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हमने ट्रैवल एजेंसीज के बजट के हाफ भी नहीं 1/4 में ट्रैक कैसे कंप्लीट किया है, तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। अब 2 लाख के एक्सपेंस को 55,000 तक कैसे लेकर के आना है, इसके लिए आपको 3 टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। उन 3 मेजर डिसीजंस में से एक ये है कि दिल्ली से लेकर ईबीसी तक आप कोई भी फ्लाइट नहीं ले सकते। अब वहां तक कैसे पहुंचना है ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और दूसरा ये कि इस पूरे ट्रिप में आप पोर्टर नहीं कर सकते, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको अपना पूरा सामान खुद ही लेकर जाना है और वापस भी खुद ही लेकर आना है। तो इस सिचुएशन में बेस्ट ये होगा कि आप बिल्कुल एसेंशियल चीजें ही कैरी करें, और उसके लिए हम आपको एक प्रॉपर पैकिंग लिस्ट भी बता देंगे। और तीसरा, ये ट्रैक आपको खुद ही बिना किसी गाइड के करना पड़ेगा। तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे रिसर्च और प्लानिंग के साथ हमने भी ये ट्रैक खुद ही कंप्लीट किया, और इस वीडियो के बाद आप भी ये ट्रैक खुद बिना किसी गाइड, पोर्टर और फ्लाइट के कम से कम बजट में कर पाओगे। तो ट्रैवल डिटेल से पहले आपको ये समझना होगा कि वो क्या क्या एसेंशियल चीजें हैं जो आपको ईबीसी ट्रैक के लिए ले जानी बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी पहले आप ये समझ लीजिए कि ट्रैवल एजेंसीज इस ट्रैक के लिए काठमांडू से काठमांडू तक कंप्लीट कराने के लिए 15 to 18 डेज लेती है। बट क्योंकि हम ये ट्रैक विदाउट फ्लाइट करने वाले हैं तो हमें कम से कम 5-6 दिन एक्स्ट्रा का अपना क्लोथिंग और लगेज लेके चलना होगा। और आपको ये भी समझना होगा कि ये कोई आम ट्रैक नहीं है, तो आपको यहाँ पे कोई लग्जरी या लैविश बाथरूम्स नहीं मिलने वाले। इस पूरे ट्रैक में बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि आप वेट वाइप्स कैरी करें। हमने भी वही यूज किया था और वही बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर हम पैकिंग लिस्ट की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रैकिंग शूज। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक कोई हिमाचल का 1-2 दिन का ट्रैक है जिसमें आप कोई भी नॉर्मल कैजुअल शूज पहन सकते हो। आप स्लश में भी चलोगे, आप पानी में भी कभी चलोगे, आप बिल्कुल रॉकी में चलोगे एकदम, तो आपको एक ट्रैकिंग शूज तो एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। हमने बिल्कुल ही बजट वाले ट्रैकिंग शूज खरीदे थे डीकैथलॉन से, जो एक स्टार्टिंग रेंज होती है। और क्योंकि वो शूज इतने कंफर्टेबल, इतना उनका कुशन प्रॉपर नहीं था ऑब्वियसली, तो मैंने एक इंसोल्स भी उनके लिए लिए थे और उसी से हमने अपना ट्रैक कंप्लीट करा है। और हम लोग आपको यही रिकमेंड करेंगे कि शूज पे अगर आप हो सकता है, अगर आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर बेटर शूज। सिंस ईबीसी का टेम्परेचर -10 तक भी पहुंच जाता है, हमने ली डीकैथलॉन से -5 डिग्रीज वाली जैकेट, जो वार्म के साथ साथ वाटर प्रूफ भी थी और बहुत ही लाइट टू कैरी भी थी। इसके अंदर हमने वार्मर्स और लेयर्स भी पहनी थी, तो हमारा काम इससे बहुत बढ़िया चल गया। और इसके वाटर प्रूफ होने की वजह से हम कई बार बच भी गए। तो ये जैकेट तो काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छी जैकेट ले सकते हैं। तो अगला जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो है ट्रैकिंग पैंट्स, जिनको आप थ्रू आउट पहनने वाले हो। और बेसिकली ट्रैकिंग पैंट्स मेरे पास 2 थी पहले से डीकैथलॉन की, वो बहुत बेसिक लेवल की थी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छी ट्रैकिंग पैंट्स होना जरूरी है, बेसिक से थोड़ा सा ऊपर। हमने एक ट्रैकिंग पैंट परचेज भी करी थी, नहीं एक, और वो हमने लोकल शॉप से करी थी, बिकॉज डीकैथलॉन में बहुत एक्सपेंसिव थी अगर हम थोड़ा भी अच्छी क्वालिटी लेते हैं। बट हमें ऑलमोस्ट 1/4 की, यानी कि आई थिंक 1000 रुपए की ट्रैकिंग पैंट्स पड़ गई थी। 1000 मतलब 1000 to 1200 के जिसकी क्वालिटी बहुत सॉलिड थी। तो अगर बात करें टी शर्ट्स की, तो इस ट्रैक में आप कम से कम 5 से 6 टी शर्ट जरूर कैरी करना। वी रिकमेंड कि आप क्विक ड्राई टी शर्ट्स कैरी करें, बिकॉज इस पूरे ट्रैक में आप बहुत ज्यादा स्वेट लूज करने वाले हो, आप बहुत ज्यादा भीग जाओगे, और इसको जल्दी से जल्दी सुखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक टी शर्ट कम से कम 3 से 4 दिन पहनने वाले हो, तो इसलिए क्विक एंड ड्राई टी शर्ट्स मस्ट है। बिकॉज आई थिंक उनमें ऑर्डर का भी एक कंट्रोल रहता है, इतना जल्दी वो स्मेली भी नहीं होती है। तो वो हमने डीकैथलॉन से ली थी और बहुत फंक्शनल थी, ये बहुत यूजफुल मुझे लगी। इसके अलावा आप 6 से 7 पेयर ऑफ अंडरवियर जरूर रखना, और 5 से 6 सॉक्स जरूर रखना, क्योंकि आप सॉक्स बहुत जल्दी स्मेली हो जाते हैं, तो वो आपको रेगुलर चेंज करने पड़ेंगे 2-3 दिन के बाद, तो उसका अमाउंट आप ज्यादा रख सकते हो। ट्रैक में वेदर और टेरेन बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो उससे डील करने के लिए आप नॉर्मल कैप, वुलन कैप, वुलन ग्लव्स, फेस मास्क, स्लीव्स, शेड्स, थर्मल्स और रेन जैकेट जरूर कैरी करना। ये सारी चीजें मैंडेटरी हैं और इसमें से कुछ भी ऑप्शनल नहीं है।
कपड़ों के अलावा आप अपनी टॉयलेटरीज का किट खुद कैरी करना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कहीं भी नहीं होने वाला कि आपको बाथरूम में हैंड वॉश वगैरह मिल जाए। तो आप एक किट बनाना जिसमें आप हैंड वॉश, टॉयलेट पेपर, ब्रश, टूथपेस्ट सब कुछ कैरी करना, क्योंकि सैलरी से आगे हर चीज़ का रेट जो है वो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा और वो आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी के साथ साथ एक बहुत एसेंशियल चीज़ जो है, आप अपनी मेडिकेट भी तैयार करना, जिसमें हमने अपनी बेसिक्स दवाइयाँ यानी कि पेंटॉप डी, फीवर के लिए हो गया पैरासीटामोल, और गले के कोल्ड के लिए हो गया, या फिर गैस के लिए हो गया एंड इनो हो गया एसिडिटी के लिए, और डाइजेशन के लिए में भी हाजमोला हो गया, ये सारी चीज़, वॉलिनी, पेन किलर स्प्रेज हो गए, ये चीज़ें बहुत हैंडी रहती हैं। और हमें अगर ऑनेस्टली बताएं तो हर दिन इसमें से कुछ ना कुछ हमने ट्रैक में यूज़ करा ही है, तो ये गलती से भी हमें नहीं भूलना है। इनफैक्ट आपके पास प्रॉपर अगर छोटी चोट वोट भी लग जाए तो उसके लिए पट्टी वगैरह करने के लिए प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, बीटाडिन होना चाहिए और पट्टी होनी चाहिए, गर्म पट्टी होनी चाहिए, और एक बड़ी सनस्क्रीन रखना तो मस्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा वहाँ पे इतनी ज़्यादा हार्श सनलाइट होती है, और क्योंकि टेम्परेचर इतना कम होता है तो आपको लगेगा कि नहीं यार धूप में तो मज़ा आ रहा है, पर जब आप वापस घर पहुँचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी टैनिंग हो गई है। मतलब हम लोग तो दोनों भुने हुए घर वापस पहुंचे थे। अगली चीज़ जो है वो है हेडलैम्प्स। बेसिकली आपके पास हेडलैम्प ज़रूर होने चाहिए। तो हमने इन चीज़ों में आप रिस्क नहीं ले सकते, इसमें आप चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं ले सकते हो, तो हम भी रिकमेंड करेंगे प्रॉपर आप डीकैथलॉन से ही परचेज करो या फिर वेरीफाइड शॉप से। इस ट्रिप में इन हेडलैम्प्स की वजह से ही हम साबुत वापस आ पाए। इनफैक्ट यहाँ जो बैठे हैं उनमें बहुत बड़ा रोल है इन हेडलैम्प्स का, वो कैसे वो आप व्लॉग में भी देख सकते हैं इनफैक्ट। और इसी के साथ साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है हाइड्रेशन ड्रिंक की, ग्रेनोला, बेसिकली एनर्जी बार्स की, चाहे वो ग्रेनोला बार हो सकती है, वो स्नीकर्स हो सकते हैं, बेसिकली शुगर, सॉल्ट और कुछ ना कुछ प्रोटीन्स आपके अंदर जाता रहना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लंच स्किप भी करना पड़ सकता है और हो सकता है मिले भी ना, आप ढूंढो भी तो ये चीज़ आपके बहुत हैंडी रहने वाली है। इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो थ्रू एंड थ्रू आपके काम आने वाली है, वो है आपकी ट्रेकिंग पोल्स। तो हम रिकमेंड करेंगे कि ये भी आप अच्छी क्वालिटी का ही लो। हमने भी डीकैथलॉन से नहीं लिया था, एक लोकल शॉप से ही लिया था जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का था। एंड दूसरी ऐसी चीज़ है एक ट्रैकिंग बैग, जो कि थ्रू आउट आपके पीठ पे रहने वाला है, आपके साथ रहने वाला है। ट्रैकिंग बैग और ट्रैकिंग शूज़, यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रैक पे ना आपका कंफर्ट है वो डिसाइड करते हैं। तो इन चीज़ों में आपको नहीं कॉस्ट कटिंग करना है, तो इसमें आपको कम से कम 65 लीटर्स का एटलीस्ट बैग चाहिए होगा। तो हमने ये मेजर इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स को वैली ऑफ फ्लावर्स जाने से पहले भी एक वीडियो में कवर किया था। अगर आपको ट्रैकिंग बैग्स और शूज़ की डिटेल्स जाननी है तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने अपने EBC ट्रैक में एकदम लीस्ट थॉट दिया था, और कहीं ना कहीं हम करेंसी एक्सचेंज की वजह से अपने इस ट्रैक में बहुत बुरा फंस गए थे। यार एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है। जो काम बहुत ईजिली बैंक से हो सकता था वो आज इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे है। हम 3-4 ATMs ट्राई कर चुके हैं बट वो कैश विड्रॉ नहीं हो रहा। अब लास्ट एक उम्मीद है सिद्धार्था बैंक के ATM से, वहाँ से निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता हम कैसे मैनेज करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ATM कार्ड ज़रूर चेक कर लेना। यूजुअली इंडिया में जितने भी ATM कार्ड्स इशूड होते हैं उसके पीछे ये लिखा होता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि चाहे आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन हो या ना हो, आप अपना ATM यूज़ करके नेपाल में कैश विड्रॉ करा ही नहीं सकते। यार ये बहुत एक स्ट्रेंज सी चीज़ है कि वहाँ पे INR जो हमारी इंडियन करेंसी है उसकी एक्सचेंज की शॉप्स ही नहीं है। मुश्किल से आपको 1-2 शॉप मिलेगी, और जो ऑफिशियल रेट है 1.6 का वो आप भूल जाओ, नहीं मिलने वाला है। सबसे बेस्ट रेट जो हमें मिला था 1.53 का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जितना भी कैश कन्वर्ट कराना होगा इंडियन करेंसी से नेपाल करेंसी, वो आप नेपाल बॉर्डर पे करा लेना, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा कन्वर्जन रेट वही मिलने वाला है। क्योंकि आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से काठमांडू ट्रैवल करने का बेस्ट और मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है गवर्नमेंट बस। अब गवर्नमेंट बस सुनकर डरना मत, ये वॉल्वो बस हैं और बजट के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से अपनी टिकट करवा सकते हैं, जिसमें आपको 2800 रुपये पर पर्सन की टिकट होगी। तो आप बहुत सारी कंट्रीज में जब ट्रैवल करते हो तो वहाँ पे आपको वीज़ा और पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट तो आपको नहीं होगी, लेकिन इमिग्रेशन में आपसे वोटर ID कार्ड जरूर मांगेंगे। आप ध्यान रखना कि आधार कार्ड इमिग्रेशन में वैलिड नहीं होता, वोटर ID कार्ड वो ज़्यादा देखते हैं और उसको ही वो आपकी एक लीगल ID प्रूफ मानते हैं। हम सुबह 5 बजे उठकर ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करने लगे ताकि हमारे थोड़े और पैसे बच जाएं। फाइनली पहुंच गए दिल्ली गेट, जहाँ से हमें बस मिलने वाली है, और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से बस थोड़ी ही पास है, 400-500 मीटर्स है, तो आप रिक्शा वगैरह लेकर आराम से आ सकते हैं।
बेसिकली वहाँ से आप एंट्री करते हैं और यहाँ सामने ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा और बोर्ड इन कराने से पहले यहाँ पे आपको बैठने का अरेंजमेंट भी मिल जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बैग्स चेकिंग कराने के लिए। तो अब हमारा ब्रेकफास्ट और लंच तो सेट था, उसके बाद सीधे हमें जरूरत पड़ी डिनर करने की और डिनर के लिए बस रुकी अयोध्या में और वहाँ पे हमने एक थाली ली जो कि हमें 400 इंडियन रुपीस की पड़ी थी। तो अब इसके बाद से हम जो भी आपको प्राइसेस बताएंगे वो नेपाली रुपीस में होंगे एनपीआर में, और आपको अगर इंडियन उसका कन्वर्जन चाहिए तो सीधे सीधे आपको 1.5 से उसको डिवाइड कर देना है तो आपको इंडियन रुपीस में उसका कन्वर्जन मिल जाएगा। तो नेपाल तक हमारी जर्नी बहुत स्मूथली हो गई, इमिग्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके एक छोटे सी शॉप में जहाँ पे हमने ऑर्डर किया चपाती, चना और 2 बॉइल्ड एग्स जो हमें रफली पड़ा 275 एनपीआर का। तो अगर हम नेपाल के खाने की बात करें वहां पे आपको काफी इंडियन जैसा खाना ही मिल जाएगा। मोस्टली जो ढाबों पे आपको जहां जहां बस रुकते हैं वहां पे आपको थाली का ही ऑप्शन मिलता है और थाली में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक वेज और एक नॉन वेज। तो वहां पे बेसिकली ये होता है कि आपको इंडिविजुअली एक एक जन को थाली लेनी होती है, एक थाली से वो अलाउ नहीं करते हैं काफी लोग खाने के लिए। इनिशियली तो हमने भी 2-2 थाली ली थी, बट यार हमारी एपेटाइट के हिसाब से हमारे लिए 2 थाली बहुत ज्यादा ही पड़ रही थी, आधा फूड ऑलमोस्ट वेस्ट जा रहा था। तो हमने क्या करा कि हमने कुछ टाइम बाद जहां पे मौका पड़ा जैसे हिसाब किताब देख के, क्योंकि बस जो होती है कॉमन पॉइंट्स पे रुकती हैं, अब वहां पे स्टेट बस भी होती है, लोकल बस भी होती है, वहां भीड़ होती है काफी, तो वहां पे एक थाली लेके और साइड में बैठ के 2 जने आराम से खा सकते हो। तो आई थिंक उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं है और यही सबसे बेस्ट भी रहेगा और इनफैक्ट यही आपकी ट्रिप को बजट फ्रेंडली भी बनाएगा। फिर इस दिन हम लंच के लिए एक ढाबे पे रुके, वहां पे हमने 2 थाली ऑर्डर की, एक वेज और एक नॉन वेज, जिसका हमें चार्जेस पड़े 600 एनपीआर। तो सेकेंड डे यार हमारी बस बहुत लेट हो गई थी, सैडली हम 6 से 7 घंटे लेट थे और जब तक हम काठमांडू पहुंचे तब तक सारी शॉप्स बंद हो गई थी। हम करीब 9:30 से 10 बजे तक काठमांडू पहुंचे थे और हमें बहुत मेजर 2-3 काम करवाने थे जो कि थे करेंसी एक्सचेंज, वहाँ की सिम लेना और अगले दिन की कैब बुक करना। तो वहाँ के लोकल्स ने हमें बताया कि अब जो आपका ऑप्शन है एक्सचेंज हो सकता है एक बार को, तो वो है थामेल में। और थामेल में आपको बता देता हूँ वहाँ की सबसे पॉश एरिया है जहाँ पे हर चीज एक्सपेंसिव साइड पर है। तो बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने वहां पे ही बस स्टैंड पे लोकल टैक्सी हायर करी 400 एनपीआर में, जिसने हमें थामेल पे छोड़ दिया है। थामेल में हमने डिनर किया और वहां पे हमने ऑर्डर किए 2 बर्गर्स और एक मोमो की प्लेट, जो टोटल हमारा पड़ा 600 एनपीआर। अब क्योंकि थामेल बहुत ज्यादा कॉस्टली था, वहां पे जब हमने होटल्स के रेट देखे तो वो हमारे बजट के अकॉर्डिंग नहीं था, तो हमने प्लान किया छाबिल चौक जाने का। अब छाबिल चौक इसलिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि आपको नेक्स्ट डे जो कैब मिलनी है छाबिल टू सलेरी वो भी आपको वहीं से मिलेगी। तो उसके बाद हमने छाबिल चौक के लिए कैब ली जो कि हमें पड़ी 500 एनपीआर की, और ये कैब हमने इस बार बुक कराई थी पथाओ ऐप से। और वहां पे जैसे हम जा रहे थे छाबिल चौक में तो हमारा ड्राइवर था, उसने हमें रिकमेंड भी करा था कि एक 3D होटल करके जो कि वहां का ऑलमोस्ट सबसे बेस्ट होटल है। हमें एक तरीके से ये भी लगा कि वो काफी एक्सपेंसिव होगा, बट वहां पे जब हम रात में काफी लेट पहुंचे तो हमारी बातचीत करके हमने 900 एनपीआर में वहां पे एक रात के लिए रूम बुक कर लिया था। तो बस लेट होने की वजह से काठमांडू में हमारा एक दिन का स्टे बढ़ गया, तो नेक्स्ट डे हम गए सबसे पहले सिम लेने के लिए। तो सिम की कॉस्ट प्लस वहां पे हमने 30 डेज की वैलिडिटी वाला पैक लिया था और इंटरनेट पैक लिया जिसका कॉस्ट कुछ 750 एनपीआर पड़ा। तो उसके बाद हमने कराई अपनी करेंसी एक्सचेंज और उसके बाद हमने कराई अपनी टिकट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था आगे जर्नी में बढ़ने के लिए, सलेरी तक की। तो वहां का टिकट्स का सीन ये है यार, सलेरी का कई बार वो डिमांड करते हैं 2000 एनपीआर पर पर्सन या फिर 2500 एनपीआर, बट हमने बार्गेन करके और थोड़ा दिमाग मार के वो 1750 पर पर्सन में कराई थी, जिसका टोटल में पड़ा था 3500। तो अगले दिन सुबह छाबिल चौक पहुंच के हमें अपनी टैक्सी पिक करनी थी, जिसका टाइम था निकलने का ऑलमोस्ट सुबह 5 बजे का। और यही वो रीजन था जिसकी वजह से मैंने आपको बताया भी था कि छाबिल चौक के जितना क्लोजेस्ट हो सके आप रूम लीजिएगा। हम लोग ऑलमोस्ट 4 बजे ही दिन में निकल गए थे। तो जो हमारा होटल था वो टैक्सी स्टैंड से ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर दूर था। अब इसके लिए हम कैब भी कर सकते थे जिसमें हमारे फिर से 300-400 रुपए तो एटलीस्ट लगते ही लगते, बट हमने वहां पे कुछ कैब वगैरह नहीं करी, हम पैदल ही चल के आए थे। हमारे पास ऑलमोस्ट 30-30 किलो के बैग थे, थोड़े हैवी हो गए थे। तो 5:30 बजे सब लोग आ चुके थे टैक्सी में और टैक्सी वहां से निकल चुकी थी सारा सामान लोड करने के बाद। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो 9-9:30 बजे तक पहले अपने पॉइंट पे रुकी, जहां पे हमने बेसिक सा कुछ खाया। हमने एग्स लिए थे 2 और हमने फ्राइड चने लिए थे, जिसकी कॉस्ट में पड़ी थी 270 एनपीआर। अब ये डाइट्स बेसिकली हम इस हिसाब से
से भी सोच के ले रहे थे कि एक तो प्रोटीन रिच थी, एक कॉस्ट एफिशिएंट थी। अराउंड 11 हमारी कैब फिर से थोड़े से ब्रेक के लिए रुकी, जहाँ पे वॉशरूम वगैरह सारा कुछ ये सारी चीजें हम निपटा रहे थे। तो हमें थोड़ी सी भूख लग गई और हमने वहाँ पे ऑर्डर किया फ्रूट चाट, जहाँ हमें पड़ा 160 NPR का। तो जर्नी करते हुए आगे हम थोड़ी देर बाद ही लंच के लिए रुके थे। लंच में हमने ली थी एक वेज थाली। तो जो थाली हमने ऑर्डर की थी वो हमें 280 NPR की पड़ी। और उसके बाद फिर से सलेरी से ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले ही स्नैक्स के लिए फिर से उसने रोका। तो वहां पे हमने एग लिया और एक प्लेट हमने फ्राइड चना एंड देन पटेटो भी लिया था। तो इसकी हमें कॉस्ट पड़ी थी टोटल 160 NPR। फाइनली शाम के 4 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं सलेरी के बस स्टॉप पे। एक ऑप्शन मिला है कि बुप्सा जाने का सीधे। वैसे तो हमारा कल सुबह का प्लान था, हमने यही सोचा है कि जर्नी जो है कैब की वो एक दिन में ही कंप्लीट हो जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके बाद जैसे कि आपको पता चली गया कि प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया था। तो जो अब सलेरी टू थामडेना की कैब हमें मिली थी वो 2200 पर पर्सन मिली थी। और यार हम आगे सिर्फ मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा ही चले थे, बहुत तेज बारिश आ गई। तो उसकी वजह से हमें एक कैफे में रुकना पड़ा, जहाँ हमने खाए नूडल्स जो हमें पड़े 200 NPR के। इस ट्रैक में आपको ये कोशिश करनी है कि आपको रात में ट्रैवल करना ही नहीं है। तो हम रात में 12 साढ़े 12 बजे पहुंचे हैं थामडेना, बड़ी मुश्किल से। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या हुई कि यार हमें जहां पे छोड़ा था हमारे माइंड में ये था कि टैक्सी जो है वो होटल के बाहर रुकेगी और हम चेक इन करेंगे और अपना खा पी के सो जाएंगे डिनर। बट ऐसा नहीं हुआ। टैक्सी जो थी वो जो हमारा स्टे था उससे करीब 2-2.5 किलोमीटर पहले रुकी थी और वहां तक प्रॉपर पहाड़ शुरू हो चुके थे। अब यहाँ था गुप्त अंधेरा, एकदम गुप्त अंधेरा, लैंडस्लाइड हो रखी थी। वहां पे एक जेसीबी थी, उसके ऊपर सारे पत्थर और बोल्डर्स आ गए थे। तो हमें सिर्फ ट्रैक नहीं करना था, हमें गुप्त अंधेरे में वो बोल्डर्स को क्रॉस करते हुए जाना था। बहुत रिस्की रहता है, स्पेशली इसलिए भी अगर रात में, जिसके पूरे चांसेस हैं कुछ ना कुछ मिस अगर हो जाता है तो आपके पास किसी तरीके की कोई फर्स्ट एड, कोई हेल्प नहीं पहुंचेगी, तो रिस्क लेना ही बेकार है। 20 घंटे की कैब ड्राइव के बाद हम पहुंचे थामडेना अपने होटल में, जहाँ पे 12:30 बज गए थे और हमारा खाने का तो मूड बिल्कुल नहीं था। बट फिर भी हमने एक थाली ऑर्डर की 550 NPR की, जल्दी से खाया, काम निपटाया और सो गए। हमें आज एक नया सरप्राइज ये भी मिल गया कि जो हमारे कल के डिनर चार्जेस थे उसमें रूम इंक्लूड नहीं था। और जो हमने व्लॉग्स वगैरह देखे थे उसमें मोस्टली ऐसा होता है कि आपको डिनर के ही पे करने होते हैं और रूम उसमें ही इंक्लूड होता है, बट उसके भी एक्स्ट्रा हमें देने पड़े। अब सुबह उठते ही हमें एक सरप्राइज मिल गया। वो क्या कि सबसे पहला हमें धोखा मिल गया, जैसा कि मैंने बताया भी। तो यार आप लोग ना बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आने वाले हमारे दिनों में ना एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे नहीं। पता नहीं क्यों वहां पे लोग झूठ बोल देते हैं, मुंह पे बिल्कुल साफ साफ झूठ। रात को जो आपने बात करी है और सुबह उससे मुकर जाएंगे। आप लोग जहां पे स्टे कर रहे होते हो वहां पे एक टाइम तक आपके स्टे के रुपए नहीं लगते हैं, आप अगर वहां पे डिनर कर रहे हो, बिकॉज खाने की कॉस्टिंग इतनी हो जाती है अब कि वो सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे बड़ी एडवाइस यही रहेगी कि जो आपकी जो भी डील हुई है फूड या रूम चार्जेस के रिगार्डिंग, वो आप उनके रजिस्टर में वहीं पे लिखवा लीजिए, मेंशन करवा लीजिए या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे EBC ट्रैक में ना लोगों की आदत है कि वो झूठ बोलेंगे। तो आप अपने तरफ से एटलीस्ट सारी चीजें क्लियर करें, ताकि ये वाले जो धोखेबाजी हमारे साथ हुए वो आपके साथ ना हो। तो यहाँ पे डिनर, ब्रेकफास्ट और रूम के स्टे के हमसे लिए 1480 NPR। और कुछ 7 किलोमीटर्स ट्रैक करने के बाद अभी मच डिजर्विंग ग्रेनोला बार का ब्रेक लिया है हमने। तो अब वो खाते हैं और वापस से एनर्जी रिगेन करते हैं। क्योंकि हमें इस ट्रैक को कॉस्ट एफिशिएंट बनाना ही बनाना था और ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक सर्टेन बजट के अंडर करना है। तो हमने शुरुआत में पहले दिन यहाँ पे लंच में स्नीकर ही खाई, वो भी हमने एक स्नीकर को आधा शेयर करा। अब ये चीज़ यार हम रिकमेंड नहीं कर सकते सबके लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ आगे हुआ भी ये चीज़ भी हमारी 2 दिन तक ही चल पाए, हम खींच पाए। तीसरे दिन, इनफैक्ट दूसरे दिन ही हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी लंच ना करने की वजह से। बिकॉज खाली पेट आपको एसिडिटी होती है, आपको कुछ ना कुछ स्टमक प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमने फिर थर्ड डे से लंच में एक छोटा मील या फिर कुछ ना कुछ सॉलिड खाना शुरू कर दिया था, और वो ज़रूरी भी है। जो भी लोग गाइड के बिना आ रहे हैं, आपको ट्रैक्स पे वैसे तो सब पूछना पड़ेगा ही, मतलब इनके भरोसे भी नहीं चल सकते, बट ये सर्कल्स आपको मिलेंगे तो एटलीस्ट आपको ये गाइड करते रहेंगे कि आप एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हो एवरेस्ट की बेस कैंप की तरफ ही। क्योंकि ये हमारे ट्रैक का फर्स्ट डे था तो यार हमारे लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो रहा था कि अचानक से बिल्कुल कंधों पे 30 किलो का वेट आ गया था। ट्रैक करना था और चीज़ों को समझना भी था, लेकिन कैसे भी थकते गिरते पड़ते हम पहुंच गए हमारी आज की डेस्टिनेशन सुरके में, जहाँ पे हमने स्टे किया शेरपा टी शॉप पे। यहाँ पे हमने रूम ले लिया है और हमारा डिनर का फाइनल हो चुका है। रूम भी हो गया है बुक फाइनली। हमने एक एग करी राइस
फाइनल करा है वो है 500 वेज फ्राइड नूडल्स विच इज़ 480. दिस इज इंक्लूडेड इन द रूम. और आज हमने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर करा था वेज फ्राइड नूडल्स जिसकी कॉस्ट थी 610 रुपीज NPR. आज का ट्रैक काफी अच्छा जा रहा था, हम कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे थे, तो बीच में एक शॉप आई जहां हमने EBC ट्रैक का फर्स्ट और लास्ट चिप्स का पैकेट खरीदा जो हमें पड़ा 50 NPR का. तो यार जो अभी हम मैप्स अभी यूज कर रहे हैं ऑफलाइन, वो है maps.me ऐप. उसमें ट्रैकिंग का रास्ता दिखाता है, बट बहुत सारे ट्रैकिंग में रास्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं. तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है कि लोकल जो भी जा रहा हो उससे क्रॉस चेक करो, थोड़ी देर रुक जाओ, आने का वेट करो कोई डिसीजन लेने से पहले. सो फाइनली हमें वागडिंग में होटल भी मिल गया जिसका नाम है स्नोलैंड होटल, और ये बहुत प्यारी सी छोटी सी प्रॉपर्टी है. और यहाँ के चार्जेस जैसे कि हम बता ही रहे थे कि डिनर के साथ इंक्लूडेड है. रूम के चार्जेस यू डोंट हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा फॉर द रूम. तो फाइनली यार हम इसके बाद सीधे फागडिंग पहुंच चुके थे, और ये जो प्रॉपर्टी थी जिसमें हमने स्टे करा था ये हमारी अब तक की, अब बोल सकते हैं सबसे बेस्ट और सबसे लग्जूरियस प्रॉपर्टी थी, जिसमें हमें अटैच बाथरूम मिला. वो सबसे मतलब मैं बता नहीं सकता कितनी बड़ी लग्जरी है EBC ट्रैक पे. और यहीं पर हमने डिनर में ऑर्डर करा एक वेज पिज्जा जो कि था 575 का, और एक नॉन वेज थाली जिसका कॉस्ट था 800 NPR. तो यार अच्छी बात ये थी कि जिस होटल में हम रुके थे स्नोलैंड रेस्टोरेंट, यहाँ पे भी रूम के कोई चार्जेस नहीं थे, हमें चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह रूम में ही मिल गए थे. तो जो भी चार्जेस थे वो सिर्फ डाइनिंग के चार्जेस थे. तो नेक्स्ट डे हमने वहीं पे ब्रेकफास्ट ऑर्डर करा, और ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर करा था वेज ग्रिल्ड नूडल्स, और जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 500 NPR. तो यार आज का हमारा ट्रैक जो कि फागडिंग से नामचे था, ये बहुत ही लंबा और बहुत हेक्टिक ट्रैक था. इनफैक्ट आज के डे हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन की थी. आधे रास्ते पहुंच के आया मोन्जो, जहाँ पे हमने अपने परमिट्स लिए जो कि थे 3500 ईच, यानी कि 7000 NPR के. तो इसके थोड़े ही आगे बढ़ के हमने वहाँ पे लंच किया, और इस दिन हमने कोई हीरोगिरी नहीं दिखाई, बेसिकली सीधे सीधे हमने लंच करा. लंच में हमने ऑर्डर करा पिज़्ज़ा, और जो कि हमें पड़ा था 700 NPR का. तो ये नामचे बाजार से पहले लास्ट विलेज है, और यहाँ से नामचे बाजार है 3 आवर्स की ट्रैक. तो इस विलेज के बाद 5-6 किलोमीटर तक आपको कोई भी सेटलमेंट मिलने वाली नहीं है. तो बेटर यही होगा कि आपको जो भी वॉशरूम जाना है या पानी रिफिल करना है वो आप यहीं से भर लीजिए. और अगर पानी की बात हुई है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि EBC के पूरे ट्रैक में हमने 1 रुपये भी पानी पे खर्च नहीं किया है. हमने जगह जगह पे वहाँ पे लोकल से पानी लिया, या फिर जहाँ पे भी नल है वहाँ से, रेस्टोरेंट से, अलग अलग जगह पे पानी रिफिल किया बॉटल की, क्योंकि यार वहाँ पे ना पानी की एक बॉटल भी 300 से 400 NPR की मिल रही थी. तो यार आज बड़ी मुश्किलों से हम पहुंचे नामचे. आपने देखा ही होगा कि हमारा क्या हाल हो गया था. और हमें डिसेंट रूम मिला है 2002 नाइट्स के लिए. तो नामचे पहुंच के हमें मिला EBC ट्रैक का सबसे बेहतरीन और लजीज खाना जो कि था उमामी टेस्ट कॉर्नर में. यहाँ पहुंच के हमने डिनर में ऑर्डर किया चिली पोटैटो और चिकन थाली जो कि हमें पड़ी 550 और 700 NPR की. आज हम रुके हैं नामचे बाज़ार में एक्लेमेटाइजेशन के लिए, क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा एलिवेशन गेन कर ली है. हम कुछ 3400 मीटर्स के एलिवेशन में, तो बॉडी को इस टेम्परेचर में अडेप्ट होने में टाइम लगता है. इसलिए यूजुअली जो भी EBC करता है वो नामचे बाज़ार में एक दिन ज़रूर रुकता है. नामचे बाज़ार को एवरेस्ट रीजन का गेटवे भी कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है. तो अगर आपको नामचे बाज़ार एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना है तो आप हमारा ये व्लॉग चेकआउट कर सकते हैं. आई बटन में आपको इस वक्त लिंक मिल जाएगा. यार तो जो 2 दिन हमने नामचे बाज़ार में स्टे किया है, एक एक्लेमेटाइजेशन की वजह से हमने सारा खाना उमामी टेस्ट कॉर्नर में ही खाया. हमने लंच में खाए बहुत ही डिलीशियस छोले भटूरे जो हमें पड़े 500 NPR के. फिर लंच में हमने ऑर्डर किए चिली पोटैटो जो 550 के थे, और रात में हमने किया एग करी प्लस नान जो सिर्फ 900 की थी. आप अगर एजेंसीज के थ्रू आते हैं वहाँ आपके ऑक्सीजन चेक कराते हैं, और एक वहाँ पे मेडिसिन भी होती है जिसका नाम है डाइमॉक्स, जो कि बेसिकली आपकी ब्रेथ अगर शॉर्ट पड़ती है ऊपर जाके, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल्स भी कम होते रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एवरेस्ट बेस कैंप जब आप सबसे ऊपर चले जाते हो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 53% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रह जाती है, और उससे पहले ही कम होना शुरू हो जाती है. एक एग्जांपल मैं आपको रेफरेंस के लिए भी देता हूँ कि नामचे बाजार की जो एलिवेशन है वो ऑलमोस्ट अभी से जो आधा ट्रैक है EBC का वो केदारनाथ के एलिवेशन के बराबर ही है. और इसके बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि आप कितनी हाइट और आपको गेन करनी होती है. तो अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स लगते हैं, उससे पहले कुछ भी अनईजी फील होता है, तो आप वो दवाई ज़रूर लेके चलना. और अगर आपको ये भी चांसेस लगे कि अभी प्रॉब्लम नहीं है बट आगे हो सकते हैं, तो आप एटलीस्ट लेके उसको रख लेना अपने साथ. जो कि एक गलती हमने करी थी, हमने ना वहाँ पे ऑक्सीजन चेक करा क्योंकि हम इतने जोश में थे
पता नहीं, या तो एड्रेनलिन या माइंडसेट बोलो, इतना ज़्यादा प्रिपेयर था कि हमने ये सब कुछ भी नहीं करा और हम एक दिन का वहाँ पे एक्लेमेटाइज करने के बाद सीधे नेक्स्ट डे निकल चुके थे। तो यार एक एडवाइस हमारी तरफ से ये ज़रूर है कि आप इंडियन करेंसी या फिर कैश ज़रूर कैरी करना। वहाँ पे ऑनलाइन मोड के ऊपर आप बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क के इश्यूज बहुत होंगे। सुबह सुबह निकले हम और रिसेप्शन पे पता नहीं कोई था ही नहीं, लॉक करके सो रखे थे। हमने नॉक भी बहुत किया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं था, तो फाइनली दीदी घर से लेके आई है पानी। तो यार जो आज का हमारा ट्रैक था नामचे बाजार से टेंगबूचे का, वो ईबीसी ट्रैक का मैं बोल सकता हूँ सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक आपका रहने वाला है। और आपको बहुत यूनिक डिफरेंट अलग तो डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन ब्यूटीफुल अगर बोल सकते हैं तो आज का ट्रैक होगा। और अगर आपकी किस्मत हमारी तरह ही चमकी रही तो आज ही आपको एवरेस्ट के दर्शन भी हो जाएंगे। और सिर्फ एवरेस्ट के ही नहीं, आपको उसके साथ साथ माउंट लॉट से और आमा डाबलम के भी दर्शन हो जाएंगे बहुत क्लियरली। तो यार आगे बढ़ते हुए रास्ते में हमें मिला एक बहुत ही सुंदर सा कैफे जिसका नाम था आमा डाबलम व्यू लॉज। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, वहाँ पे हमने वेज फ्राइड पोटैटो मंगाए जो कि 500 NPR के थे। बेसिकली अभी जहाँ पे हम रुके हुए हैं ये सिर्फ लास्ट विलेज पॉइंट रेस्टोरेंट कुछ भी बोल लो, इसके बाद सीधे टेंगबूचे ही आएगा। इसके लिए 3 घंटे का कॉन्टीन्यूस इंक्लाइंड है। सो हमने सोचा कि बेटर है कि थोड़ा सा कुछ और खा लेता है। हालांकि भूख उतनी लगी नहीं थी बट स्टिल एनर्जी होना ज़रूरी है। यार लंच के लिए हम रुके रिवर साइड लॉज पे। वहाँ पे हमने फिर से एक सेफेस्ट ऑप्शन ऑर्डर किया जो था वेज फ्राइड पोटैटो, जो हमें 600 NPR का पड़ा। और ऑल्दो वो बहुत टेस्टी नहीं था, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे आके आप ये सब नखरे नहीं कर सकते। तो जो भी आपके सामने है उसे अगर बेकार है तो सॉस वॉस डाल के उसको अच्छा बनाओ और बस खाते जाओ। इस पॉइंट से थोड़ा ही दूर चलने के बाद आपको मिलेगा ये चेक पॉइंट, जहां आपको अपने परमिट्स दिखाने होंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए टेंगबूचे जो है 3875 मीटर के एलिवेशन पर, और यहाँ से जस्ट सामने आपको एवरेस्ट की पीक्स भी दिखाई देंगी। बट टेंगबूचे में बहुत ही कम एस्टेब्लिशमेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ 2 लॉजेस आपको मिलेंगे और लकीली तो फाइनली टेंगबूचे में रूम मिल गया है। और यार यहाँ पे बहुत ही कम सेटलमेंट है। अभी तो हमने रूम में चेक इन कर लिया है और सबसे बड़ी बात जो हम सोच रहे थे, यहाँ पे 1000 का नहीं, यहाँ पे 500 का भी रूम मिल गया। तो डिनर में हमने यहाँ टोमेटो एंड चीज मैक्रोनी और वेज सैंडविच ऑर्डर किया जो हमें 800 ईच का पड़ा। टेंगबूचे के बाद से फूड के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते भी रहेंगे, स्पेशली जो आपके मोबाइल डिवाइसेस हैं अगर आपको चार्ज करने हैं, या फिर वार्म वाटर अगर आपको चाहिए, नहाने के लिए अगर आपको गर्म पानी चाहिए, इन सब के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, वाईफाई के एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। बट आप बातचीत करके जितना भी पॉसिबल हो सके आप उस चीज़ को उसी में इंक्लूड कर सकते हो जो आपके रूम चार्जेस हैं, और ऐसा ही हमने करा। तो उससे पहले भी जो इनफैक्ट हम देख रहे थे रूम के लेकर हमारी प्रायोरिटी यही थी कि वहाँ पे प्लग ज़रूर हो जिससे कि हम अपने डिवाइसेस, फोन, ये सब चीज चार्ज कर सकें। नेक्स्ट डे जो कि हमारा टेंगबूचे से डिंगबोचे का ट्रैक था, हमने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट अपने लॉज में ही किया, जहां हमने ऑर्डर किया सैंडविच जिसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी मिलते हैं और साथ में एक मशरूम सूप जो हमें पड़ा 800 और 600 NPR का। अब ट्रैक में आगे आगे आपको काफ़ी कम विलेजेस दिखने वाले हैं। इनफैक्ट टेंगबूचे से डिंगबोचे के बीच आपको सिर्फ ऐसे 3 ही पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो या पी सकते हो, जो कि है डोबूचे, पांगबूचे और सोमारे। मेक श्योर आप पांगबूचे या सोमारे में लंच कर ही लो। तो हमने भी सोमारे में लंच ऑर्डर किया, राइस और एग करी, जो हमें थोड़ा नेगोशिएशन के बाद पड़ी 800 रुपीज़ की। यहाँ पे जो रेड फ्लैग्स लगे हुए हैं ना, पूरा वैसे तो बैरन है और लोग भी बहुत बहुत दूर मिलते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि कोई मिल जाए, किसी से पूछ लो आप। तो उस वक्त ना ये रेड झंडों को देखो बस दूर तक, कहाँ दिख रहा है उनको फॉलो करते रहो। जैसे एक मेरे पीछे भी है रेड फ्लैग, तो वो बेस कैंप तक के लिए है। एक ये भी चीज़ थी कि हमने कपड़े ही नहीं चेंज करते बहुत टाइम से, और पूरा ही खुला हुआ था एरिया। इतनी तेज़ और ठंडी हवा चल रही है ना, तो अभी फाइनली हमने अपनी जैकेट्स डाली हैं। इस पैच में हमें काफ़ी सारे लैंडस्लाइड जोन दिखे, उसमें से एक ये भी है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना होगा। तो डिंगबोचे में भी लकीली हमें बहुत अच्छा और अफोर्डेबल रूम मिल गया। हमारी लॉज का नाम था पीसफुल बुद्धा लॉज। यहाँ पर पर नाइट हमने पे किए सिर्फ 500 NPR। डिंगबोचे पहुँचते पहुँचते हमारी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी और एल्टीट्यूड सिकनेस अब हमें फील होने लग गई थी। हमारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो हमने फटाफट डिनर ऑर्डर किया और डिनर में ऑर्डर किया वेज पिज़्ज़ा जो हमें 950 NPR का पड़ा। सुबह जब हम डिंगबोचे में उठे तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिस्ट थी और वो एकदम एक घोस्ट टाउन जैसा लग रहा था।
हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया सैंडविच जिसके साथ फ्राइज हमें मिले और वो हमें पड़ा 700 NPR का। तो डिंगबुचे से लबूचे का जो टेरेन है वो बहुत ही ज्यादा ओपन है और यहाँ मतलब बिल्कुल आपको जो इससे पहले मार्किंग रेड मार्किंग आपको दिखती है वो बहुत कम हो जाती है और इनफैक्ट लोग भी बहुत धीरे धीरे कम होने लगते हैं, पानी के सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम होने लगते हैं, खाने के फूड पॉइंट्स जो हैं वो बहुत कम होने लगते हैं और बल्कि यहाँ तो हमारे मैप्स भी फेल हो गए। तो मैप का कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कहाँ भटका रहा है कहाँ नहीं। फाइनली कुछ लोग हमें दिखे, ओहो इतना रिलीफ भाई साहब। तो आज के हमारे ट्रैक में हमें सिर्फ एक फूड पॉइंट मिला, वो भी थूकला में जाके। तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप यहाँ पे हड़बड़ी ना करें, यहाँ पे रुक के लंच ज़रूर करें। हमने भी ऑर्डर किए नूडल्स जो हमें पड़े 600 NPR के। तो यार ये जो रॉकी और स्टीप पैच है जो डिंगबोचे से लाबोचे के रास्ते में आता है, इसे थूकला बोलते हैं और ये बाय फार अभी तक का सबसे डिफिकल्ट पैच है। हम आ गए लबूचे जो कि है 5030 मीटर्स एल्टीट्यूड पे और ये है हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ एल्टीट्यूड, क्योंकि इससे पहले जो हमारा हाईएस्ट एल्टीट्यूड था वो था हेमकुंड साहिब। तो लबूचे में हमने स्टे करा न्यू EBC लॉज में और बेसिकली यहाँ भी हमें जो रूम मिला है वो 500 NPR में मिला था। बाकी जो खाने का चार्जेस था वो ऑब्वियसली अलग था, वहीं पे आपको गाना था। और यार ये सारे जो चार्जेस हैं ये तो एक कुछ हमने बार्गेनिंग भी करी एंड देन ये ऑफ सीजन भी था तो उसका भी हमने फायदा उठा के बोला कि ये ऑफ सीजन है और आप इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करो हमसे। दैट्स वाई रूम हमें इतने अफोर्डेबल रेट्स में मिले थे। और यहाँ लबूचे में हमने डिनर में ऑर्डर की एक वेज थाली जो हमें 900 NPR की मिली। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टू नोट है कि इसके बाद आप फूड के साथ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। सेफेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है जिससे आपको प्रोटीन कार्ब सब मिलेगा वो है वेज थाली। तो लबूचे में हमने सेम अपने स्टे में ही ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर करा जो हमने करा था वेज सैंडविच एंड टमाटो गार्लिक सूप। और गार्लिक का हमें लोकल ने भी बताया था कि उसका इंटेक ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि आपको ब्रेथ जो है ऊपर जाते वक्त आपको ज़्यादा ब्रेथ मिल पाएगी। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि जब आप डिंगबोचे से निकलोगे तो ये पहनने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। आई नो ये पहले बहुत अनकंफर्टेबल भी होगा बट इसकी वजह से ना आपका मुंह उतने जल्दी सूखेगा नहीं। तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया था अब धीरे धीरे जाके आपको बिल्कुल ही खाली मिलेगा, वहाँ पे लोग बहुत कम हो जाएंगे, पोर्टर्स वगैरह बहुत कम हो जाएंगे। इससे पहले तो आपको विलेजेस वगैरह सब कुछ मिल रहा था, बहुत सारे फेलो ट्रैकर्स भी मिलते हैं, गाइड पोर्टर्स ये सब मिलते हैं आपको। इसके बाद बहुत कम हो जाएंगे और ये तो आपको मेक श्योर करना ही इन एनी केस कि आप मैप्स के भरोसे वहाँ ना रहो, वो बहुत ईजीली आपको डाइवर्ट कर देगा। आप हर सिनेरियो में वहाँ पे वेट करो थोड़ी देर जहाँ भी है 5 मिनट 10 मिनट और लोकल से कंफर्म करो और उसके बाद ही आगे बढ़ो। बिकॉज यार इतना जब आपके पास पोर्टर भी नहीं है, फैसिलिटी किसी तरीके की है नहीं, आप अपना सामान खुद कैरी कर रहे हो तो आप ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप रास्ता भटको, एनर्जी वेस्ट करो, कैलोरीज वेस्ट करो और अपना रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल पानी खाना ये सारी चीजें वेस्ट करो। जहाँ पे सब प्लेन होगा कुछ नहीं होगा, वहाँ पे फ्लैग्स या रेड फ्लैग्स कुछ भी नहीं होंगे। तो आपकी गाँव की स्टेब्लिशमेंट आप ऐसे देख सकते हो अगले नेक्स्ट पॉइंट की, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के एक टीले टाइप्स बने होते हैं। बुद्धिस्ट कल्चर में उसको माना जाता है कि जहाँ भी कोई विलेज की सेटलमेंट होती है वहाँ पे लोग उसको रखते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार यहाँ इसके आसपास कोई सेटलमेंट है, हम थोड़ा ठीक रास्ते में हैं। तो यार बहुत ही मुश्किलों के बाद हम गोरक्षक पहुंचे जो EBC का लास्ट विलेज है। यहाँ पे हम हिमालयन लॉज में रुके जहाँ हमें बहुत नेगोशिएशन के बाद रूम 500 NPR का मिल गया। हमने फटाफट सामान रखा तो यहाँ पे हमने लंच में वेज थाली ऑर्डर की जो 1200 NPR की थी। और यहाँ बेसिकली आप अपना जो भी बैग्स का जितना भी सामान है वो खाली कर सकते हो। बिकॉज इसी दिन अगर आप टाइमली पहुँचते हो तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि EBC आप इसी दिन कवर करें जैसे कि हमने भी किया था। तो उससे पहले जितना भी जो भी आपका सामान है, सिर्फ जो बहुत ही मेजर एसेंशियल्स हैं, एक हल्का बैकपैक ही वो आपके पास होना चाहिए। तो यही सेम हमने करा और इसके बाद हम निकल गए फाइनली अपनी EBC की डेस्टिनेशन के लिए। तो यार यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है और मैप्स में देखा है तो इधर का दिखा रहा है रास्ता, तो चल रहे हैं। बस दिमाग में है कि जल्दी से जल्दी पहुँचे और प्रॉपर डे लाइट का हमें वहाँ पे टाइम मिल सके। वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड आई थिंक 10-15 मिनट्स फ्रॉम हियर। EBC आने की खुशी में कुछ मीठा हो जाए।
तो यार EBC करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्टेड। हम अपने लॉज में पहुँचे, हमने फटाफट डिनर ऑर्डर किया। डिनर में हमने वेज मैक्रोनी और सैंडविच ऑर्डर किया जो हमें 1000 और 900 NPR का पड़ा। क्या ही हो गया मौसम में, कल तक तो ये हो रहा था कि 7-8 बजे तक पूरी धूप आ जा रही थी और पूरी भी नहीं तो इतनी मिस्ट नहीं थी, रास्ता दिख रहा था। आज इतनी ज़्यादा मिस्ट है और हमें डाउन जाना है और यहाँ का टेरेन बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब लिटरली मुझे पता नहीं है कि रास्ता कहाँ से है। लेट्स प्रे कि धूप निकल जाए फिर से, और बट हम रुक भी नहीं सकते क्योंकि इससे पहले हमने आपको बताया भी था कि हमारे साथ कैश की जो प्रॉब्लम है वो भी नामचे में ही सॉल्व हो सकता है, वो बहुत लिमिटेड कैश है। तो EBC से वापस लौटते वक्त हमने एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश की और एक्चुअली वापसी में गाइड्स के साथ भी अगर आप आओ तो वो एक दिन में आपको 2-2 दिन का ही ट्रैक कवर करवाते हैं। तो ब्रेकफास्ट में हमने गोरखशेप में ही सैंडविच खाया जो कि 900 NPR का था। तो हम लबूचे लंच के टाइम से पहले पहुंच गए थे, लेकिन हमने अर्ली लंच करने का डिसाइड किया क्योंकि अब तक हमें पता था कि वापसी में हमें सिर्फ थूकला ही एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें कुछ खाने को मिलेगा। तो हमने एक नॉर्मल सी वेज थाली ऑर्डर की जो हमें 900 NPR की पड़ी। हमने थूकला वाला इंक्लाइन करा था, उसके बाद से एक बंदे का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ मिस्ट। कुछ मैं शॉर्ट में दिखाऊंगा कि वो दिन में कैसे थे और अभी कैसे हैं। मतलब ये चारों तरफ इस वक्त हम बर्फ़ के पहाड़ों से घिरे हुए हैं, बट इतनी मिस्ट है कि आगे के 5 मीटर तक का नहीं दिख रहा। तो फाइनली पूजा ने गाइड का मोर्चा संभाला और शूज़ ट्रैक कर करके और अलग अलग चीज़ें ट्रैक कर करके हम फाइनली यहाँ पहुँच गए। इतनी सारी मिस्ट से हम रास्ता ढूंढने के बाद, क्रॉस करने के बाद फाइनली हम पहुंचे डिंगबोचे, जहाँ पे हमने एक थाली ऑर्डर करी जो कि हमें पड़ी 900 NPR की। और बेसिकली इस दिन हमको रूम चार्जेस के लिए भी मना कर दिया गया था कि रूम चार्जेस फूड में इंक्लूडेड है। उसका रीज़न एक ये भी था क्योंकि इस टाइम पे सीज़न जो है वो बंद ही होने वाला था, इसीलिए वहाँ पे लोग भी कम हो गए थे, तो ये एकोमोडेशन एक तरीके से फ्री वहाँ पे उन्होंने हमें दी थी। तो अगले दिन सुबह डिंगबोचे में हमने ऑर्डर किया वेज ग्रिल्ड सैंडविच जो हमें 800 NPR का पड़ा। तो हमने इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक करके ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा। हमने ऑलमोस्ट 21 किलोमीटर्स का ट्रैक किया और बीच में हम लंच के लिए रुके आमाडाबलम कैफे में, जहाँ पे हमने वेज फ्राइड पोटैटो अगेन वही खाए और वो हमको कॉस्ट करे थे 500 NPR के। तो इसके बाद हम कहीं भी नहीं रुके, हम टूटे फूटे कैसे भी फटाफट नामचे बाजार पहुंचे। वहाँ पे हमने उमामी टेस्ट कॉर्नर में रात में डिनर किया जो कि हमने एग करी और नान मंगाई थी 900 NPR की। और यहाँ पे नामचे में क्योंकि ऑफ सीज़न हो रहा था, बहुत सारे एकोमोडेशंस और रेस्टोरेंट होटल्स क्लोज हो गए थे, वहाँ पे हमें रात को रूम मिला ही नहीं। बट ये उमामी रेस्टोरेंट वालों ने हमारी हेल्प की, उन्होंने हमें एक PG दिलवाया जहाँ पे हमें 1500 NPR में एक रूम मिला। तो उनसे एक इतना स्पेशल बॉन्ड बन गया था, उन्होंने हमारी हर चीज़ में जैसे एक फैमिली होती है उसकी तरह हेल्प करी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी वहीं पे किया जिसमें हमने खाया आलू पराठा और कर्ड जो हमें 500 NPR का मिला। तो यार एक फॉरेन कंट्री में, एक अननोन लैंड में ऐसा प्यार और रेस्पेक्ट मिलना बहुत बड़ी बात थी। इनफैक्ट उन्होंने तो हमें विदा करते समय भी उनके जो ट्रेडिशनल सिल्क स्कार्व्स होते हैं वो दिए थे। तो हम लोग ये बहुत ही ज़्यादा प्यार नेपाल से वापस लेकर के आए। तो यार आज का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था पर हम कहीं भी नहीं रुके, हम सीधा फागडिंग जाके उसी होटल में रुके जहाँ पे हम पहले रुके थे और वहाँ पे हमने तुरंत जाके वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जो हमें 575 NPR का पड़ा। और उसके बाद डिनर में हमने मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन एग करी एंड राइस ऑर्डर करा जो कि हमें 700 NPR का पड़ा। तो हम निकल गए हैं स्नोलैंड होटल और लॉज से। बट यहाँ पे ना यार नेपाल में बहुत दुख होता है बोलते हुए कि एक एक्सपीरियंस हमें बार बार मिला है, वो है झूठ। तो मॉर्निंग में एक्चुअली इनके पास शेफ भी नहीं था और हमसे ब्रेड ऑमलेट ये सब सुबह खाया नहीं जाता, तो हमारे पास ओट्स के पैकेट्स थे। हमने रात में ही डिस्कस किया था कि वो हमारे लिए ओट्स बना दे और उसके बदले जो भी गैस का चार्ज है या फिर कुकिंग का चार्ज है वो ले ले। के लिए भी हमने बोला कि चलो वील पे 200 रुपीज़ जस्ट फॉर कुकिंग देम। हम अपना ओट्स उनको खुद दे रहे थे और उन्होंने बोला था हाँ ठीक है। सुबह बिल में उन्होंने उसी ओट्स बनाने के 400 चार्ज किए। आई वॉज शॉक्ड। हमने बोला 400 कैसे, कल ही तो बात हुई थी 200 की। तो यहाँ पे क्या होता है, पिछले दिन जो बात होती है उसको अगले दिन बिल्कुल नकार दिया जाता है, बिल्कुल डिनाई कर दिया जाता है कि नहीं ऐसी बात ही नहीं हुई। यार ऐसा लग रहा है जैसे पीठ पे बेताल वो है ना विक्रम बेताल, तो वो उसकी पीठ पे लटक जाता है, फिर उसे ढोना पड़ता है। ऐसे कोई इंसान पीठ पे लटका हुआ है, चिपक गया है, उसे आपको ढोना ही ढोना है।
तो सुरके हम पहुंचे और वहाँ पे हमने ऑर्डर किए स्पैगेटी, जो स्पैगेटी के नाम पे हमें सिर्फ एक बहुत ही बेकार नूडल्स मिले, वो भी 700 NPR के। EBC से वापस जाने में ये हालत है, और ऐसी चढ़ाई हम पिछले 3 घंटे से चढ़ रहे हैं लगातार विद दिस मच ऑफ लगेज। तो भाई बहुत बड़ी गलती हो गई है रात में, वो भी ऐसी कीचड़ में। हम लोग अभी यहाँ से लोकल तो 30 मिनट्स बोल रहे हैं, पर जिस स्पीड से हम चल पा रहे हैं हमें शायद 1 घंटा और लग जाए, और अंधेरा हो चुका है। सो यार आधा घंटे चलने के बाद ऑलमोस्ट ऐसे खतरनाक रास्ते पे, अब पीछे एक लाइट दिखी है, तो बस आई होप वहाँ पे कुछ जगह मिल जाए सोने की, पढ़ने की, बस लेटने की, बैठने की मिल जाए, और चलते हैं, देखते हैं यार क्या सीन बनता है। यार आज जो गलती करी है ना, मतलब इट कुड हैव कॉस्ट अस लाइफ, और इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी। मतलब यहाँ का आधा घंटा लोग ऐसे बोल देते हैं, आधा घंटा, तो तुम अपना मान के चलो, स्पेशली ऐसी टेरेन में, स्पेशली इस ऐसे लगेज के साथ, जब आपने ऐसा लगता है पूरा एक आदमी अंदर घुसा रखा है। अब खैर ये हमारी चॉइस है, कुछ बोल नहीं सकते, बट ये नहीं पता था इतना वर्स्ट सब सिनेरियो हो जाएगा। सिर्फ 300-400 मीटर करने में हमें 1.5 घंटा लगा है। तो पता नहीं यार क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। यहाँ पे आए यार लोग इतने ज़्यादा शेमलेस है ना, यहाँ पे पहले बोल दिया कि रूम ही नहीं है, कैन यू इमेजिन, पहले बोला रूम ही नहीं है, और हंस रहे हैं, दे लाफिंग। बहुत कन्विंस करने के बाद कि मैंने बोला कि चोट लग रही है पैर में, और ये कि नहीं आप आगे चले जाओ, आगे कुछ नहीं, आगे गाँव था, और हम 4 घंटे परेशान होते आगे। तो नहीं रूम नहीं है, रूम नहीं है। फिर मैंने कन्विंस करा कि कुछ मैट्रेस अगर मिल जाए तो ये वो पे, फिर सडनली इन पे रूम आ गया। रूम तीन रूम खाली है सर। 600। फिर मैंने अंदर आके देखा 4 रूम खाली, 3-4 रूम खाली। तो आइडियली वैसे इस जगह पर रूम के चार्जेस नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली मजबूरी का हमारा फायदा उठाते हुए इन्होंने हमसे 600 NPR रुपीज़ रूम के चार्ज करे थे। और यहाँ पे हमने क्योंकि थक इतना चुके थे, हमने ऑर्डर करा था फ्राइड राइस विद एग, जो कि हमें पड़ा था 500 NPR का। तो हमने फटाफट से ट्रैक किया और हम पहुंचे पहिया। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट में मंगाया वेज फ्राइड पोटैटो, जो कि हमें 400 NPR का पड़ा। तो एक लैंडस्लाइड यही जस्ट अभी हुई है, और मशीन क्लीन तो कर रही है उसे। अब देखते हैं कि कैसे क्रॉस करके हमें जाना है, और आगे से मिलेगी टैक्सी वैक्सी भी कुछ मिल नहीं रही है। फाइनली टैक्सी मिल गई है हमें, धामडड़ा से थोड़ा ही पहले मिली थी, और 2200 रुपये पर पर्सन में फिक्स हो गया है। हाँ बाकी लोगों से थोड़ा सा कम है, बाकी का 2500 पर पर्सन है आई गेस। तो इस पॉइंट पर हमने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, सीधा हमने सलेरी पहुंच के एक रूम लिया जो कि था 400 NPR का, और वहीं पे हमने अपना डिनर भी ऑर्डर करा जो कि था चीज़ स्पैगेटी, और उसका रेट था 550 NPR। तो कल हम मेन सलेरी में ही माउंटेन व्यू होटल में रुके थे, जहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, और वहीं से हमें कैब मिल गई थी क्योंकि भैया की दोनों सर्विसेज हैं, टैक्सी की भी। तो वहीं हमने टैक्सी ऑर्डर कर ली थी 1750 ईच में, जितने में हम आए थे, और मेरे ख्याल से दिस इज़ द बेस्ट डील। तो यार वापसी में अब हम मेंटली और फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे, तो हमने ज़्यादा शूट नहीं किया, बट एक लोकल सी शॉप में हमने ब्रेकफास्ट किया, जहाँ पे हमने एग्स, चपाती और चना मंगाया, और ये टोटल हमें पड़ा 300 NPR का। तो वापस छाबे लाने के टाइम पे हमारा वही माइंडसेट था कि हम सेम जगह पे रूम लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम जब उस 3D होटल में गए वापस, वहाँ पे हमें रूम मिला ही नहीं। 900 क्या, हमने 1000 भी बोला, वो रूम उसने हमें दिया ही नहीं, हमें 1500 का वो बोल रहा था NPR का, तो हमने वहाँ नहीं लिया। और उसके अलावा सिर्फ वही एक होटल था जो नॉर्मल था, जितने भी ऑप्शंस थे इन सब गंदे रूम्स के बीच में हमने जो हमें बेस्ट लगा हमने देखा, और उसके हमने पे करे 800 NPR। वहीं पे हमने डिनर भी किया, एक वेज थाली ऑर्डर की हमने, और वो था 500 NPR की। तो फाइनली हमारा EBC ट्रैक कंप्लीट होने के बाद हमने काठमांडू से वापस दिल्ली के लिए अपनी बसेस बुक करी, जिसके हमने पे करे ऑलमोस्ट 5700 इंडियन रुपीज़। उसके अलावा हमारे 2000 इंडियन रुपीज़ और भी खर्च हो गए फूड एंड एक्सेट्रा और टैक्सीज और इन सब में। सो ये थी फुल गाइड वीडियो। इसमें हमने आपकी एक डेस्टिनेशन, फूड, जगह, नाम बताया, सब कवर करी हैं, आपके मैप्स कवर कराए, आप बिना शॉपिंग लिस्ट सारी आपको हमने बता दी है। बाकी अगर आपको हमारा वहाँ का डिटेल एक्सपीरियंस देखना है
तो वो आप देख सकते हैं हमारे EBC के व्लॉग्स में। और आई होप ये गाइड आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है इस ट्रैक से रिलेटेड तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। तो रैप करते हैं इस वीडियो का यहीं पे। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट और कोई तरीका नहीं था इस पूरे एक्सपीरियंस को कवर करने का एक वीडियो में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, एंड टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।